हेलो, वेलकम। क्या आप एक क्यूट लव स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं? तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक टीनेज लड़की का अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड पर क्रश, जो धीरे धीरे टाइम के साथ सबसे प्योर लव में बदल जाता है। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा नॉवल लगता है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे क्यूट कपल मिल जाते हैं जो बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशंस के सिंपल, हेल्दी और कंफर्टिंग लव दिखाते हैं। तो क्या ये उन्हीं केसेस में से एक है? वेलकम, प्लीज सब्सक्राइब। आई वॉन्ट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स प्लीज। और आज मैं आपको चाइनीज ड्रामा हिडन लव की स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी शुरू होती है सांग जी से, जो दिखने में भले ही बड़ी ना लगे, लेकिन एक्चुअली वो 14 साल की है। वो एक ग्रेट स्टूडेंट है, लेकिन एक दिन उसका स्कूल में टीचर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। पेरेंट्स से डांट खाने के डर से वो डिसाइड करती है कि अपने बड़े भाई से हेल्प मांगेगी, लेकिन उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वहाँ उसे डुआन जियाशु मिल जाएगा। और सिबलिंग्स के बीच का प्यार कितना वंडरफुल होता है ना। लेकिन ये दोनों तो कैट्स एंड डॉग से भी बदतर हैं। लड़की अपने भाई पर रिलाई नहीं कर सकती, इसलिए वो उसके बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती है। अपने काम और वार्म पर्सनालिटी की वजह से जियाशु उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और उसके स्कूल जाकर उसके बड़े भाई बनकर प्रिंसिपल से बात करता है। उसी मोमेंट से सांगजी उसके चार्म से इम्प्रेस हो जाती है। उसने पहले कभी किसी को इतना काइंड नहीं देखा था, और अब वो डिसाइड करती है कि बड़ी होकर वो भी उसके जैसा कूल बनेगी। 2 साल बाद अब वो 16 साल की हो चुकी है और एक बेहद क्यूट टीनेजर बन गई है। वो अपने भाई को कॉलेज डॉर्म में शिफ्ट होने में हेल्प करने जाती है, और उसी दिन उसकी मुलाकात फिर से जियाशु से होती है। उसका क्रश इंस्टेंटली वापस आ जाता है। वो अब भी उतना ही केयरिंग है, यहाँ तक कि वो अपना प्लश फॉक्स भी उसे रखने देता है। लेकिन ऑनेस्टली ये सिचुएशन थोड़ी वरिंग भी लगती है, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो अभी माइनर है और वो ऑलरेडी 22 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। लेकिन जल्द ही हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हुए भी ये क्लियर है कि जियाशु उसे सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन के रूप में देखता है, जिसे उसे फीड करना है, होमवर्क में हेल्प करनी है और स्कूल तक वॉक कराना है। सांगजी अपना आइडलाइज्ड क्रश जीती रहती है, यहाँ तक कि वो उस छोटे मिल्क बॉटल को भी संभाल कर रखती है जो जियाशु ने उसे दिया था, जबकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अब उसकी लाइफ का नया डिलेमा ये है कि उसे अपने क्रश के पास रहने का एक भी चांस मिस नहीं करना है। इसलिए वो अपने भाई के साथ लंच करने के लिए अग्री करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ जियाशु से मिलने का मौका मिलेगा। जियाशु बहुत ऑब्जर्वेंट है। जब वो उसकी स्कर्ट पर ब्लड स्टेन नोटिस करता है, तो वो उसे एम्बैरेस होने से बचाने के लिए डिस्क्रीटली सब कुछ हैंडल करता है। वार्म वाटर लाकर देना, उसके एलर्जिक फूड को अलग करना और क्लॉ मशीन से स्टफ टॉय जीतना, जो क्लियरली उसके गिफ्ट कलेक्शन का हिस्सा बनने वाला है। कुछ दिनों बाद वो मॉल कैफे में जियाशु को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखती है। वो यूनिवर्सिटी के साथ कई जॉब्स जगल करता है। वो वही होता है जब सांगजी एक स्कूलमेट का लव कन्फेशन रिजेक्ट करती है। जियाशु उसे एडवाइस करता है कि वो अभी डेटिंग के लिए बहुत यंग है। सांगजी कंफ्यूज होने लगती है। वो उसके लिए इतना केयरिंग है, लेकिन वो सबके साथ ऐसा ही बिहेव करता है, तो क्या वो उसके लिए स्पेशल नहीं है? लेकिन ये डाउट तब खत्म हो जाता है जब उसे दूसरी स्कूल की लड़कियां बुली करके लूट लेती हैं। जियाशु उसे कंफर्ट करता है, ऐसे होल्ड करता है जैसे उसे दुनिया की हर बुराई से प्रोटेक्ट करना चाहता हो। उसी दिन सांगजी रियलाइज करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। वो इस सीक्रेट को एक पेपर स्टार में बदलकर उसी मिल्क बॉटल के साथ रख देती है। अब अगला फेज। फिजिक्स में वीक होने की वजह से उसके भाई की टीचिंग फाइट्स में बदल जाती है, इसलिए एक प्राइवेट ट्यूटर हायर किया जाता है। और गेस हू? जियाशु। अब इमेजिन कीजिए, जब आपका क्रश सामने बैठा हो तो फिजिक्स कैसे पढ़ी जाएगी। उसकी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जियाशु उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम ले जाता है, जहां दोनों इंटरैक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन घर आकर सांगजी को पता चलता है कि उसका स्केच बुक जियाशु के पास रह गया है, जिसमें उसने उसके ड्राइंग्स बना रखे हैं। क्रश एक्सपोज होने के डर से वो एक लाई बना देती है कि उसका एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड है। जियाशु अपसेट हो जाता है, लेकिन मैच्योर एडल्ट होने के नाते वो उसे कहता है कि वो बड़ी होने तक डेट नहीं कर सकती, और वो अग्री कर लेती है। ट्यूटरिंग सेशंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन गिफ्ट्स के जरिए दोनों क्लोज रहते हैं। ग्रेजुएशन डे पर वो उसे देखने जाती है। उसी रात जियाशु बताता है कि उसे अपने होम टाउन वापस जाना होगा, जॉब के लिए और फैमिली डेट्स सेटल करने के लिए। सांगवी प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में बहुत पैसा कमाकर उसकी हेल्प करेगी।
कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि जियाशु किसी को डेट कर रहा है। हार्ट ब्रोकन होकर वो अकेले उसके शहर पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर उसे एक लड़की के साथ देखकर टूट जाती है। घर लौटकर वो उससे जुड़ी सारी चीजें पैक कर देती है और मूव ऑन करने का डिसीजन लेती है। 2 साल बाद अब वो अडल्ट है और डिजिटल मीडिया पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आ चुकी है। एक पार्टी में उसकी मुलाकात फिर से जियाशु से होती है। वो उसे हैबिट से किड बुलाता है जो उसे इरिटेट करता है और वो उसे ओल्ड मैन कहकर रिप्लाई करती है। लेकिन जब वो ऑफिस में उसे बीमार हालत में देखती है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसे अक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। वो कई नाइट्स तक उसके साथ रहती है। रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। अब वो उसे स्कोल्ड करती है। न्यू ईयर पर जियाशु उसे क्वाइट डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन अचानक सब कुछ रुइन हो जाता है एक ऐसी वुमन की वजह से जो जियाशु को परस्यू कर रही है। और लगातार इग्नोर किए जाने के बाद वो उसी दिन एक्सप्लोड करने का डिसाइड करती है और सीधा उसके ऊपर एक ग्लास पानी फेंक देती है। लेकिन जिसने मुझे सच में शॉक कर दिया वो था सैंगजी का वो काम सा लुक, जब उसने भी उसी क्रेजी वुमन पर पानी फेंककर रिटर्न द फेवर किया, बिल्कुल एक लायनेस की तरह खड़ी होकर जियाक्सू को प्रोटेक्ट करते हुए। आखिर में फाइट ब्रेक हो जाती है और जब सब लोग अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं तब सैंगजी को सिर्फ यही चिंता होती है कि उसे जल्दी से जल्दी वार्म कैसे किया जाए। वो अपने खुद के हैंकरचिफ से उसका चेहरा सुखाती है। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जियाक्सू फाइनली ओपन अप करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो क्रेजी वुमन वही है जिसे उसे पैसे देने थे। मोर स्पेसिफिकली वो वही है जिसके फादर को उसके फादर पैसे देते थे। उसका पास्ट आसान नहीं था। उसके फादर ने कार एक्सीडेंट किया था जिसमें उस लड़की के फादर की डेथ हो गई थी और फिर जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने खुद अपनी लाइफ लेने की कोशिश की। रिजल्ट ये हुआ कि वो पिछले 9 सालों से कोमा में है और इसी दौरान अनफॉर्चुनेटली जियाक्सू की मदर भी एक इलनेस की वजह से गुजर गईं। विक्टिम्स की फैमिली को कॉम्पनसेट करने के लिए जियाक्सू ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले अपने शोल्डर्स पर ले ली। उसने बहुत मेहनत की और सारे डेट्स भी पे ऑफ कर दिए, लेकिन वो लड़की फिर भी सैटिस्फाइड नहीं हुई। अपने दिल की बात निकालने के बाद और ये सुनकर कि सैंगजी हर सिचुएशन में उसका सपोर्ट करेगी, उसी मोमेंट पर स्नोफॉल होने लगती है और पहली बार जियाक्सू अपने पास खड़ी उस ब्यूटीफुल गर्ल को एक वुमन के रूप में देखने लगता है। हर गुजरते दिन के साथ उसके चेस्ट के अंदर वो वार्म फीलिंग बढ़ती जाती है, लेकिन उस क्रेजी वुमन की ऑब्सेशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सैंगजी के लिए वो कितना केयर करता है ये प्रॉपर्ली एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से जियाक्सू गलती से उसे हर्ट कर देता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सैंगजी को लगता है कि वो उसके लिए बर्डन है। अपने फ्रेंड्स के साथ एक फन नाइट आउट के दौरान भी सैंगजी के माइंड में सिर्फ एक ही पर्सन होता है और जब वो पर्सन उसकी ड्रंकन वॉइस सुनता है तो वो पल भर में वहां पहुंच जाता है। कॉमेडी और रोमांस के बीच उस मोमेंट का मूड अचानक बहुत टेंस हो जाता है क्योंकि सैंगजी उससे चिपककर उस पर थ्रो अप कर देती है और क्यूटली खड़ी भी नहीं हो पाती। मूड जल्दी ही शिफ्ट हो जाता है। वो उसे अपनी बैक पर उठाकर ले जाता है और जब वो उसे टीयरफुली कन्फेस करते हुए सुनता है कि उसे कोई बहुत पसंद है जो उसे वापस पसंद नहीं करता तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन सैंगजी को ये नहीं पता कि जब वो कार में सो जाती है तब जियाक्सू साइलेंटली विश करता है कि काश वो वही पर्सन होता जिसे वो इतना पसंद करती है, ताकि वही उसका ख्याल रख सके और उसे हैप्पी बना सके। अब जब उसे अपनी फीलिंग्स की डेप्थ समझ आ गई है तो उसे लॉस्ट टाइम की भरपाई करनी होगी। इसमें कंपटीशन से डील करना भी शामिल है क्योंकि सैंगजी पॉपुलर है और कई टॉल गाइज उसे कन्फेस कर रहे हैं। वो जेलसी को सबसे अडोरेबल तरीके से डील करता है और धीरे धीरे ये साइंस भी दिखाने लगता है कि उसे यंगर गर्ल्स को डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद उसे फाइनली डाउट होता है कि शायद वो वही पर्सन है जिसे सैंगजी पसंद करती है, जैसे उसके हाथ से सीधे खाना खाना, उसे एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव ब्रेसलेट गिफ्ट करना और यहाँ तक कि उसके साथ सेम फ्लाइट में टिकट पाने के लिए हर जगह ढूंढना, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट शेयर कर सके और उसे पास से ऑब्जर्व कर सके। वो प्रैक्टिकली सैंगजी की वजह से मेल्ट हो रहा है और हर दिन उसके उस मास्टरपीस जैसी ब्यूटी से और भी एन्चेंटेड होता जा रहा है। सालों से जमा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए वो उसे लंच पर इनवाइट करता है और उस पास्ट वाली वुमन से मिलवाता है, याद है ना, एयरपोर्ट वाली, जो एक्चुअली उसकी बॉस निकलती है और बहुत हैप्पीली मैरिड है। तब सैंगजी को रियलाइज होता है कि उसने सब कुछ गलत समझा था और दोनों इंस्टेंटली रिलीव्ड फील करते हैं।
अब मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और कोई ऑब्स्टिकल नहीं बचा, तो जियाक्सू हर सेकंड परफेक्ट प्रिंस बना रहता है। स्पेशली सैंगजी के बर्थडे पर, जब वो उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल सरप्राइज प्रिपेयर करता है। उसने टेरेस को बहुत नाइसली डेकोरेट किया होता है और उनके लिए लेमन पाई भी बनाई होती है ताकि वो कैंडल्स ब्लो कर सकें। बहुत सारी अफेक्शन के बाद जियाक्सू फाइनली अपना मूव करता है। अब बहुत टाइम हो चुका है और वो क्लियरली कहना चाहता है कि अब वो सिर्फ उसका भाई जैसा नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। लेकिन सैंगजी अब चाहती है कि वो उसे एक अडल्ट की तरह विन करे, और अगर ऐसा है तो अब हम बस इस ब्यूटीफुल स्टेज पर सून ही कर सकते हैं, जहां जियाक्सू अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा है अपनी परफेक्ट लाइंस और सिडक्टिव लुक से उसका हार्ट जीतने के लिए। इतने सारे छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स हैं कि उन्हें परफेक्टली डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। आखिरकार सैंगजी उसके बर्थडे को चूज करती है इस एंड्योरेंस टेस्ट को एंड करने के लिए। वो उसके वर्क से निकलने का वेट करती है और उसे बलून्स और केक के साथ सरप्राइज करती है। जियाक्सू यूजुअली अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन वो बेहद खुश होता है जब उसे एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। लेकिन उसकी खुशी ऑलमोस्ट चेस्ट से बाहर आ जाती है जब उसका बर्थडे विश सच हो जाता है। कैंडल ब्लो करते ही सैंगजी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए अग्री कर जाती है। उनके फर्स्ट किस के साथ इस नए फेज की शुरुआत होती है। अब जबकि वो ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं तो वो एक भी सेकंड अलग नहीं रहना चाहते। जियाक्सू इसे बहुत सीरियसली लेता है और बिजनेस को प्लेजर के साथ कंबाइन करता है। क्योंकि सैंगजी को अभी ग्रेजुएट होने के लिए स्टडी करनी है, तो वो उसे स्टडी करने के लिए एक अप्रोप्रिएट प्लेस इनवाइट करता है, जैसे कि उसका रूम। अब हम बस अपनी गर्ल के लिए स्ट्रेंथ ही भेज सकते हैं जो पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसका एक टीजिंग बॉयफ्रेंड है जो हर स्क्वायर इंच शेयर करने के लिए डिटर्मिन्ड है और उनकी रिलेशनशिप में थोड़ा एक्साइटमेंट लाना चाहता है। उसे इतना पास देखकर सैंगजी को हार्ट अटैक आने का डर लगता है, इसलिए वो उसे डॉज करती रहती है। लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि उसे पता है कि उसे कैसे दिखाना है कि वो उसे कितना पसंद करती है। इसलिए उनकी अगली डेट पर, जो स्केटिंग रिंक में होती है, सैंगजी खुद पहला स्टेप लेती है और अपनी केमिस्ट्री फ्लॉन्ट करके बाकी सारे सिंगल्स की लाइफ मुश्किल बना देती है, और भी ज्यादा स्वीट किसेस के साथ। जब कॉलेज ब्रेक आता है तो सैंगजी अपने फैमिली को कन्विंस करती है कि वो सिटी में ही रुके और उस इंटर्नशिप में काम करे जो उसे मिली है। लेकिन इतनी सारी कंपनीज में से वो उसी कंपनी में पहुंच जाती है जहां उस क्रेजी वुमन की फ्रेंड बॉस है, वही वुमन जो जियासू को चेज कर रही थी। पहले ही दिन से हमारी गर्ल स्ट्रगल करने लगती है क्योंकि बॉस उसकी प्रोफेशनल लाइफ ऑलमोस्ट अनबेरेबल बना देती है, इतना ज्यादा काम और रूडली बिहेव करके। फॉर्चुनेटली सैंगजी के पास जियासू है जो हमेशा सपोर्टिव रहता है और स्मॉलेस्ट डिटेल्स तक नोटिस करता है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टफ टाइम से गुजर रही है तो वो उसकी लाइफ थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करता है, इवन अगर इसके लिए उसे एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़े और ऑफिस में ही सोना पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे रोज पिकअप और ड्रॉप कर सके। उन्हें अपनी एनर्जी रिचार्ज करने के लिए हग्स की भी ज़रूरत होती है जो फॉरएवर चल सकते हैं, और क्यूट डिनर्स की भी। बॉस की सारी सैबोटाज अटेम्प्ट सर्वाइव करने के बाद सैंगजी को समझ आता है कि उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। जब वो स्टॉकर को एक बार फिर उसे कॉर्नर करते हुए देखती है, उस लड़की का एक और ऑब्सेसिव आउटबर्स्ट होता है और वो सैंगजी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जियासू एक बैड पर्सन है क्योंकि उसके फादर ने उसके फादर की डेथ कॉज की थी। सैंगजी को थोड़ी एम्पैथी फील होती है उस लड़की के पेन के लिए, लेकिन एंड में उसे मैच्योर होकर सच बताना पड़ता है। जियासू भी उतना ही विक्टिम है जितनी वो। क्राइम उसने नहीं किया था, लेकिन सालों तक उसने उसकी कीमत चुकाई है, इमोशनल ब्लैकमेल सहकर। जब सैंगजी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है तो वो और भी प्रोटेक्टिव फील करती है, इमेजिन करते हुए कि उसने कितना सफ़र किया होगा। लेकिन फाइनली जियासू उस न्यूसेंस से छुटकारा पा लेता है, एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सिक्योर करके, ताकि वो लड़की उसके लव्ड वन के पास ना आ सके। अब वो पीसफुली डेट कर सकते हैं, राइट? वेल, पार्टली। अभी एक और ऑब्स्टिकल बाकी है। जब सैंग्यान को सस्पेक्ट होता है कि उसकी सिस्टर किसी को डेट कर रही है तो वो अचानक आ जाता है और सैंगजी को अपने बेस्ट फ्रेंड जियासू को हग करते हुए पकड़ लेता है। सैंग्यान बिल्कुल भी हाइड नहीं करता कि वो खुश नहीं है। वो अपसेट, फ्यूरियस और शॉक्ड, तीनों फीलिंग्स का मिक्स है। जैसे ही सैंगजी उसकी नज़रों से दूर होकर डॉम लौटती है, सैंग्यान अपना एंगर जियासू को पंच करके निकालता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि दुनिया की इतनी सारी लड़कियों में से उसके फ्रेंड ने उसकी लिटिल सिस्टर को चुना, लेकिन फिर वो अडल्ट की तरह बिहेव करता है और सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन करता है। सीक्रेट से अपसेट होने के बावजूद वो काम हो जाता है क्योंकि वो जियासू को जानता है और ट्रस्ट करता है कि वो उसकी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखेगा।
रियल प्रॉब्लम तब आती है जब सैंगजी अपने बॉयफ्रेंड के हैंडसम फेस पर ब्रूज देखती है और इंस्टेंटली समझ जाती है कि क्या हुआ। वो रेडी हो जाती है अपने ब्रदर को सुनाने के लिए। ये मोमेंट काफी टेंस होता है, उसे इतना फ्यूरियस और डिसअपॉइंटेड देखकर। लेकिन जैसे हमेशा होता है, ये दोनों हर 2 मिनट में लड़ना चाहते हैं, फिर भी एंड में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेकअप कर लेते हैं। जियासू को ये फैक्ट और भी पसंद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे फियर्सली प्रोटेक्ट किया। भले ही उसका ब्रदर डिस्गस्टेड फेसेस बनाता रहे, जियासू उन्हें बार बार याद दिलाता रहेगा कि वो साथ में कितने क्यूट लगते हैं। एंड में सैंगजी को अपने ब्रदर का अनकंडीशनल सपोर्ट मिल जाता है और वो रो दी पड़ती है जब वो घर वापस जाने से पहले उससे गुड बाय कहता है। डीप डाउन सैंगयान भी खुश है कि उसने अपनी लिटिल सिस्टर को खोया नहीं। वर्क रूटीन की वजह से हर दिन ज्यादा एग्जॉस्टेड होने के बाद जियासू एक नया अपार्टमेंट रेंट कर लेता है सैंगजी के पास रहने के लिए और क्लियरली कहता है कि ये जगह उसकी भी है। कुछ ही टाइम में दोनों फेरी टेल के न्यूली वेड्स जैसे लगने लगते हैं। जब सैंगजी के डॉम का एयर कंडीशनर खराब हो जाता है तो वो पहली रात उस अपार्टमेंट में स्पेंड करती है। स्टार्टर के रूप में हमें बहुत सारे क्यूट कडल्स मिलते हैं। फिर आता है मेन कोर्स। वो टेंशन जो इतने टाइम से बिल्ड हो रही थी आखिरकार एक्सप्लोड हो जाती है। इस दुनिया में एक ही सर्टेनिटी है कि उस अपार्टमेंट में वो बहुत अच्छे मोमेंट्स शेयर करते हैं, गुड नाइट कडल से लेकर लिविंग रूम में इम्प्रोवाइज्ड कैंपिंग ट्रिप तक। कुछ टाइम बाद सैंगजी सक्सेसफुली अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बॉस को एडवाइस करती है कि वो अपनी फ्रेंड को एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए। अब वो हल्के दिल के साथ अपने पेरेंट्स के घर वेकेशन स्पेंड करने चली जाती है। अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड से दूर ना रह पाने की वजह से जैसे ही जियासू अपना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फिनिश करता है, वो भी ट्रैवल करता है। कुछ मोमेंट्स के लिए हम उनकी स्माइल्स और किसेस की स्वीटनेस में खो जाते हैं, लेकिन परफेक्शन को मेसअप करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। नेक्स्ट चैलेंज आता है सैंगजी के पेरेंट्स के प्रेजुडिस से। बचपन से ही उन्होंने उसे पैम्पर किया है जैसे कोई पोर्सलेन डॉल हो जिसे कॉटन में लपेट कर रखा जाए। जब उन्हें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जियासू है जो उससे 5 साल बड़ा है और जिसका पास्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो इरिटेटिंग प्रेजुडिस दिखाते हैं। कंसर्न होना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये सोचना कि जियासू अपने फादर की पास्ट की वजह से उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देगा गलत है। एक बार फिर उसे उसके फादर की मिस्टेक्स के लिए ब्लेम किया जाता है, जो बेहद अनफेयर है। उन्हें नहीं पता कि सैंगजी और जियासू एक दूसरे को कितना प्यार और सपोर्ट करते हैं। इवन दो जियासू ये छुपाने की कोशिश करता है कि उसे कितना हर्ट हुआ है, वो पेन फील करता है और सैंगजी उसके साथ खड़ी रहती है, ये एम्फसाइज करते हुए कि वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हार्ट ब्रोकन होकर और ये सोचकर कि कहीं जियासू ब्रेकअप न कर दे, सैंगजी अगले दिन ट्रैवल करती है। एक बार फिर एयरपोर्ट टीयर्स की जगह बन जाता है। वो उसे अपना सबसे प्रेशियस सीक्रेट बताती है कि उसे अपनी यूथ की शुरुआत से ही वो पसंद था और वो हमेशा उसे एडमायर करती आई है। जियासू इस रेवलेशन से शॉक्ड हो जाता है और इमोशनल भी, जब वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो दूसरों की बात इग्नोर करे और उसके साथ फॉरएवर रहे। घर पहुंचकर जियासू अपनी फीलिंग्स पोर आउट करता है कि वो सालों से उसके अंदर छुपे प्यार की भरपाई करेगा और उसे कभी रिग्रेट नहीं करने देगा कि उसने उसे चूज किया। वो उससे अपना प्यार कन्फेस करता है और हमें उनका सबसे इंटीमेट और प्रोफाउंड मोमेंट देखने को मिलता है। कई साल कोमा में रहने के बाद जियासू के फादर की कंडीशन सडनली वर्स हो जाती है और वो पीसफुली पास अवे कर जाते हैं अपने सन की फॉरगिवनेस फील करने के बाद। सालों तक जियासू ने काउंटलेस डिफिकल्टीज फेस की और हमेशा स्ट्रांग बनने का दिखावा किया, लेकिन जब वो सैंगजी को बिना कुछ कहे उसे हग करते हुए देखता है तो वो फाइनली खुद को रोने देता है। ये रियलाइजेशन कि उसके पेरेंट्स अब नहीं हैं दिल को छू जाता है, स्पेशली जब वो अपनी मदर की ग्रेव पर जाते हैं। वहाँ सैंगजी उसे रियलाइज कराती है कि वो डिजर्व करता है लव्ड होने के लिए और अब वो प्रोटेक्टेड है। कुछ दिनों तक रिफ्लेक्ट करने के बाद जियासू एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। वो अपनी जॉब क्विट करता है और सैंगजी के होम टाउन वापस जाने का डिसाइड करता है, ताकि जब सैंगजी ग्रेजुएट करे तो वो भी वापस आए और दोनों साथ में फ्यूचर बिल्ड करें, क्योंकि वो वहीं जा रहा है जहां वो रहना चाहती है, क्योंकि वहीं उसका ट्रू होम है। अपार्टमेंट में एक फाइनल पैशनेट मोमेंट शेयर करने के बाद वो गुड बाय कहते हैं, लेकिन जो सच में प्यार करते हैं उनके लिए टाइम और डिस्टेंस कोई ऑब्स्टिकल नहीं होते। जियासू अपनी नई कंपनी स्टार्ट करता है, सैंगजी के पेरेंट्स का सपोर्ट और अप्रूवल भी गेन कर लेता है और कभी कभी उसे सरप्राइज करने ट्रैवल करता है। अब उन्हें बस फुल टाइम हैप्पी होना है और वो मोमेंट फाइनली 2 साल बाद आता है। हमारी गर्ल फाइनली कॉलेज ग्रेजुएट कर लेती है और सी के पास फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती है, लेकिन हाईलाइट तब आता है जब जियासू उसके फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प से परफेक्ट सेटिंग प्रिपेयर करता है, एक बार फिर उसे ये बताने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उसकी विंटर डेज की वार्म सनशाइन रही है।
वर्ल्ड के लास्ट ट्रू रोमांटिक बनकर जियासू सबसे चार्मिंग मैरिज प्रपोजल देता है। टीयर्स के साथ यहीं से उनकी लव स्टोरी का नया चैप्टर शुरू होता है। अब वो अकेले नहीं हैं, उनके पास एक दूसरे का साथ है। उसने उसके यूथ के वूंड्स हील किए और उसने उसे उसका फर्स्ट लव एक्सपीरियंस करने दिया। उनकी स्टोरी तब शुरू हुई जब वो 22 का था और हम उन्हें गुड बाय कहते हैं जब वो 22 की हो चुकी है।